हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 8.1 में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवर्त सारणी का टॉपिक, जो कि अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, अगर उसमें साइंस के क्वेश्चन है तो आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक जो टॉपिक है उसको क्लियर करते चलेंगे। अन्यथा हो सकता है अगर आपने स्किप किया है तो कोई भी ज़रूरी चीज़ आप यहाँ से गंवा दें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आवर्त सारणी बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, आवर्त सारणी बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर हेनरी मोज़ले, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर मेंडलीफ और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर जॉन डाल्टन। तो दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन ए है हेनरी मोज़ले, उन्होंने जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन हम आवर्त सारणी बनाने का मुख्य श्रेय हेनरी मोज़ले को नहीं दे सकते। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, राइट। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी बनाने की सोची थी और इन्होंने ही अपना यहाँ पर जो है आवर्त नियम दिया था। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है आपसे वो है, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर मेंडलीफ और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर चैडविक। तो देखिए दोस्तों, परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले जो है प्रतिपादन किया था वो थे हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद। दोस्तों, इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था और इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, जिसे और अलग अलग भागों में हम नहीं बांट सकते। तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी के चलते शुरुआती दौर में जॉन डाल्टन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने महर्षि कणाद के सिद्धांत पर चलकर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था और इन्होंने ही बताया था कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है और इसे हम अब अलग अलग भागों में और नहीं विभाजित कर सकते। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर से लेकर एंड तक यही माना गया था कि परमाणु ही जो है वो अविभाज्य कण है। लेकिन दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत के दौर में वैज्ञानिकों ने और इस पर जो है शोध किया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है और परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु के मौलिक कण भी कहते हैं। और इनके अंदर जो परमाणु के मौलिक कण है वो है 3, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, जॉन डाल्टन। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वर्तमान के अंदर तत्व की संख्या कितनी है? शुरू से जो है तत्व पहले कम थे, फिर बड़े, फिर ज़्यादा हुए, फिर ज़्यादा हुए और ऐसा करते करते जो वर्तमान के अंदर तत्व की संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर 33, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर 56, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर 63 और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर 118। तो दोस्तों देखिए कि जब डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था, डोबेराइनर ने जब अपना त्रिक नियम दिया था, उनके समय तत्वों की संख्या थी 33। कितनी थी? 33। और दोस्तों, जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था, उनके समय में तत्वों की संख्या थी 56। और दोस्तों, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया था, उस समय तत्वों की संख्या थी 63। और दोस्तों, वर्तमान के अंदर जो तत्वों की संख्या है वो है 118। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, अभी हमने बात की है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो है सबसे पहले त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर है डोबेराइनर, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर मेंडलीफ और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर हेनरी मोज़ले। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए जो है डोबेराइनर, इन्होंने ही सबसे पहले जो है त्रिक नियम दिया था। इनका त्रिक नियम क्या था
कि इन्होंने जब परमाणु को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया था तो इन्होंने बताया था कि जो बीच का तत्व है वो शेष दोनों तत्व के परमाणु भार का औसत था। यानी इनका जो त्रिक नियम था, वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इनका पहला त्रिक नियम था। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो ये बीच का तत्व है, ये शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत है। यानी कि ये जो तीनों तत्व हैं इनके बीच में जो है आपस में संबंध है। तो इनका जो देखें तो अगर लिथियम का देखें तो परमाणु भार होता है 7, पोटेशियम का अगर परमाणु भार देखें तो होता है 39 और सोडियम का अगर परमाणु भार देखें तो होता है 23। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम 7 और 39 को ऐड करेंगे, 7 और 39 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 46 और 46 का अगर औसत देखें तो यहाँ पर आएगा फिर से हमारा 23। तो दोस्तों ये जो सोडियम था इसका भी परमाणु भार 23 था और अगर इन दोनों का औसत देखें तो भी परमाणु भार जो है 23 ही रहेगा। तो ये इनका जो है संबंध था इनके त्रिक नियम से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन राइट रहेगा, डोबेराइनर। अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोनों ही जो नियम है वो महत्वपूर्ण नियम है। तो अगला जो हमारा नियम है वो ये पूछ रहा है कि अष्टक नियम जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर न्यूलैंड्स ने और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों इसका जो है आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है न्यूलैंड्स, इन्होंने ही सबसे पहले जो है अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या बताया था, जब इन्होंने उन तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था तो इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व है वो अपने पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों जिस प्रकार स्वर के जो 7 अक्षर होते हैं उनमें जो 8वां अक्षर फिर से अगर पुनरावर्तित होता है तो पहले अक्षर के समान अपना गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों जिस प्रकार देखिए अगर तो सा, रे, गा, मा, पे, धे, नी और सा। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जिस प्रकार 8वां अक्षर फिर से अपने पहले अक्षर के समान गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार जो है जब इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था तो अष्टक नियम के अनुसार जो प्रत्येक 8वां तत्व जो था वो अपने पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता था। दोस्तों इसीलिए इनका जो है इस नियम को अष्टक नियम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा तत्व रहेगा हाइड्रोजन, हीलियम एक अक्रिय गैस है तो यहाँ पर रहेगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दोस्तों नियोन एक अक्रिय गैस है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन दोस्तों एक अक्रिय गैस है और यहाँ पर रहेगा हमारा पोटेशियम। तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार मतलब कि डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था उसके अंदर जो उनकी पहला जो त्रिक नियम था सेम यही था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो दोस्तों जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था तो इनके अनुसार भी जो ये नियम है वो लागू हो रहा है, क्योंकि इनके अनुसार भी जो शेष बाकी जो तीनों तत्व थे वो बीच वाले के औसत के समान थे और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये समान जो है गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन के समान गुण प्रदर्शित करता है ये और इसके समान गुण प्रदर्शित करता है ये क्लोरीन। तो दोस्तों यही था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। दोस्तों ये जो नियम था ये केवल कैल्शियम तक ही चल पाया था, आगे नहीं चला था।
दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हेनरी मोजले, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर मेंडेलीफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों जब मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो सबसे पहले मेंडेलीफ ने ही अपना ये आवर्त नियम दिया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा मेंडेलीफ, ऑप्शन डी। दोस्तों मेंडेलीफ ने ही सबसे पहले जो है ये आवर्त नियम दिया था। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु में नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? यानी वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के अंदर सबसे पहले नाभिक की खोज की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर है थॉमसन ने, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर जॉन डाल्टन ने और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर मेंडेलीफ ने। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सारे जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो है एक ही ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, तो इनके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है बी रदरफोर्ड, ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड, इन्होंने ही सबसे पहले जब अपना परमाणु सिद्धांत ये दे रहे थे, अपना परमाणु मॉडल ये दे रहे थे, तब इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की जो है पतली सी परत या झिल्ली लेकर उसके अंदर जो है हीलियम के अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। इनके नियम को अल्फा कण प्रकीर्णन भी कहते हैं। दोस्तों जब इन्होंने अपना ये नियम दिया था तो इन्होंने देखा था कि जो ज़्यादातर जो कण थे वो 180 डिग्री के ऊपर सीधे निकल गए थे, ज़्यादातर जो कण थे वो 180 डिग्री पर सीधे निकल गए थे। तो इन्होंने बताया कि जो है परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो हमेशा जो है एक खाली भाग है जिसके अंदर से जो है 180 डिग्री पर ये कण निकल गए हैं। तो दोस्तों कुछ कण थे इसके अंदर जो मतलब कि वापस आ गए थे यहाँ से टकराकर 90 डिग्री पर। तो दोस्तों इसी के चलते इन्होंने सबसे पहले जो ये बताया था कि जो परमाणु का जो केंद्र भाग है इसके अंदर जो है एक धनावेशित गोला है और इसी को इन्होंने सबसे पहले नाभिक का नाम दिया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि परमाणु में नाभिक की खोज सबसे पहले किन्होंने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो बी है रदरफोर्ड, इन्होंने ही सबसे पहले अपना ये मॉडल दिया था, उसके अंदर नाभिक की खोज की थी। दोस्तों नाभिक के अंदर ही होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि जो भी वर्गीकरण कर रहे थे तत्वों को लेकर उन्होंने अपना एक ही नियम बना रखा था कि तत्वों के जो वर्गीकरण कर रहे थे ये परमाणु भार के आधार पर कर रहे थे, यानी परमाणु भार के आधार पर इनको व्यवस्थित कर रहे थे। और अब हमारा ये क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी थी जिसका निर्माण हेनरी मोजले ने किया था, उसका जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर परमाणु का घनत्व और ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर परमाणु का आयतन और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों जो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी उसके अंदर इन्होंने जो है परमाणु क्रमांक का प्रयोग किया था। इन्होंने जो अपना आवर्त नियम दिया था वो दिया था कि कोई भी जो तत्व है उनके रासायनिक और गुणधर्म है, रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म है ये उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी इन्होंने जो वर्गीकरण का मुख्य आधार रखा था ये क्या रखा था? क्रमांक रखा था। दोस्तों इन्हीं क्रमांक के आधार पर इन्होंने हाइड्रोजन को भी अपना एक निश्चित स्थान दिया था जो कि मेंडेलीफ अधूरा छोड़कर गए थे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी परमाणु क्रमांक, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण रखा था उसका आधार था परमाणु क्रमांक। दोस्तों अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या कितनी रखी गई थी? यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी रखी गई थी? यानी दोस्तों मतलब कि जब मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो उन्होंने जो है 6 आवर्त और 8 वर्ग रखे थे, लेकिन जब हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था तब इन्होंने जो है कितने आवर्त और वर्ग रखे थे?
तो इन्होंने जो है 7 तो रखे थे आवर्त और 18 रखे थे इन्होंने वर्ग। दोस्तों आवर्त और वर्ग होते क्या चीज़ है दोस्तों, इसको आप समझिए। आपने कभी आवर्त सारणी तो देखी ही होगी, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो खड़े स्तंभ है, इस प्रकार से जो खड़े स्तंभ है, ये मान लिया हमने, ये हमने मान लिया कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है। यहाँ पर ये जो खड़े स्तंभ दोस्तों मैं दे रहा हूँ, ये हमारे जो है वर्ग है, और यहाँ पर ये जो आडी लकीरें आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये हमारे यहाँ पर जो है आवर्त है। तो दोस्तों ये खड़े जो वर्ग थे इनकी संख्या थी 18, और यहाँ पर जो ये आड़े आवर्त रखे गए हैं इनकी संख्या रखी गई थी 7। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त तथा वर्गों की संख्या कितनी रखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, 7 आवर्त और 18 वर्ग रखे गए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में उपस्थित तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, यानी शून्य समूह कौन सा होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये कुछ ब्लॉक्स के अंदर बटी हुई थी, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक रखे गए थे इसके अंदर। तो हमारा ये है कि शून्य समूह, जो शून्य समूह है दोस्तों, पी ब्लॉक के अंदर जो 18वां वर्ग है, अंतिम जो वर्ग है आवर्त सारणी का, उसी को जो है शून्य समूह कहते हैं। और दोस्तों उसी के अंदर जो है वो सारी की सारी जो गैसें होती है वो अक्रिय गैसें होती है, और उन्हीं को जो है नोबल गैसें के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में उपस्थित तत्वों को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अक्रिय गैसों के नाम से हम इन्हें जानते हैं, जो कि अंतिम वर्ग के अंदर स्थित है। दोस्तों हैलोजन किसे कहते हैं, जो 17वां वर्ग है हमारा आवर्त सारणी का, इनको जो है हैलोजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें जो है लवण बनाने का गुण उपस्थित रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो क्षार धातु आप देख रहे हो वो हमारा जो पहला एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है इसे हम क्षार धातु कहते हैं। ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर संक्रमण धातु। यहाँ पर दोस्तों जो डी ब्लॉक आता है जिसके अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, दोस्तों ये जो डी ब्लॉक है इसी को संक्रमण धातु तत्व के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी सही, अक्रिय गैसें। शून्य समूह के अंदर उपस्थित जो भी तत्व हैं उन्हें हम अक्रिय गैसों के नाम से भी जानते हैं और नोबेल गैसों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो गैसें हैं ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी में कौन से तत्व को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। तो दोस्तों इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो हाइड्रोजन जो तत्व है इसको कोई भी स्थान नहीं दिया था इन्होंने। क्यों नहीं दिया था दोस्तों, कि ये जो हाइड्रोजन तत्व था ये धातु का भी जो है काम करता है और अधातु के इसके अंदर गुण होते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होने के कारण ही मेंडलीफ ने इन्हें जो है अपनी आवर्त सारणी के अंदर कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया था। दोस्तों ये आगे चलकर जो है हेनरी मोजले ने इनकी गलती सुधारी थी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी इनकी आवर्त सारणी की। हेनरी मोजले ने दोस्तों हाइड्रोजन के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर इन्हें जो है आवर्त सारणी के अंदर नंबर 1 पर रखा था। दोस्तों हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक को संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक को जो है संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर वो है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर पी ब्लॉक, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर डी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर डी ब्लॉक, और ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर वो है एफ ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक को संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक है हमारा दोस्तों इसी को जो है संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है कि ये जो डी ब्लॉक है, ये जो डी ब्लॉक है, जब इनके जो अंतिम उपकोष के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
अंतिम उपकोष के अंदर यहाँ पर जो इनके पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो वो आधा अगर भरा हुआ है तो स्थायी रहेगा, या फिर अगर पूरा भरा हुआ है तो स्थायी रहेगा। दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, जो कि 24 नंबर पे है, दोस्तों इनका जो अंतिम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हमारा रहेगा 4s² और 3d10, यानी दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 रहेगा, 10 नहीं रहेगा, 9 रहेगा। तो दोस्तों 4s² और 3d9, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 जो है क्रोमियम का नहीं रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो भी डी ब्लॉक के अंदर उपस्थित जो तत्व है वो अंतिम उपकोष के अंदर या तो अगर यहाँ पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पूरे भरे स्थायी रहेंगे, और यहाँ पर अगर या तो 5 है तो आधे भरे स्थायी रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो 4s² है, यानी ये जो 4s² है, यहाँ पर ये जो डी तत्व है, डी जो है यहाँ पर इस 4s² से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके अपने पास में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का भरपूर करेगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने पूरे करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये जो डी तत्व है, डी ब्लॉक के जो तत्व है, ये दूसरे के साथ में क्रिया या संक्रमण करके अपने आप को पूरे स्थायी करते हैं, इसीलिए इनको जो है संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर क्रोमियम की बात करें, 24 नंबर पर उपस्थित जो क्रोमियम है उसका अगर अंतिम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होगा हमारा 4s² और 3d4। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि जो या तो अगर 5 है तो स्थायी रहेगा, आधा भरा स्थायी रहेगा, और यहाँ पर अगर 10 है तो आधा भरा पूरा भरा स्थायी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अंतिम उपकोष के अंदर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये जो है 4s² से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा और यहाँ पर अपने 5 इलेक्ट्रॉन की भरपूर करेगा। दोस्तों इसीलिए जो आवर्त सारणी का डी ब्लॉक है उसे संक्रमण धातु तत्व कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के साथ में संक्रमण करके अपने आप को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है। यानी दोस्तों प्रत्येक, जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो आडी लकीरें मैंने बताई थी यहाँ पर आवर्त की, तो यहाँ पर जो अंतिम वाला जो ये वर्ग है ये पूछ रहा है ये कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा तत्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है हमारा 18वां वर्ग रहेगा, और 18वें वर्ग को हम किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन रहेगा सी, अक्रिय गैसों के नाम से हम प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य को जानते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व को, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व को किस आधार पर स्थान दिया गया था। यानी क्या इसका जो है आधार, कौन सा आधार रखा गया था, क्योंकि जिसके बदले यहाँ पर हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। क्योंकि मेंडेलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया था इन्होंने। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हेनरी मोजले ने किस आधार के ऊपर जो है हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर न्यूट्रॉन के आधार पर, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या के आधार पर, और ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों हाइड्रोजन के अंदर उपस्थित एक प्रोटॉन होता है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन होता है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जब हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक को अपना आधार बनाया था तो वो बनाया था उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, यानी जितने उसके अंदर नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतना ही उसको क्रमांक दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में नाभिक में केवल और केवल एक ही प्रोटॉन है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को इन्होंने प्रोटॉन की संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर नंबर 1 स्थान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर रहेगा
प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो डी कक्षक है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम तत्व इसके अंदर कितने भर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए 2, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर 6 है, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर 10 और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर 14। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हम भर सकते हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जो कुछ ब्लॉक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों ये 4 ब्लॉक आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर रखे गए हैं। तो दोस्तों हम ये जो एस ब्लॉक है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर उपस्थित 2 ही वर्ग होते हैं एस ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर अगर बात करें पी ब्लॉक की, यानी इस वाला जो ये वाला जो भाग है पी ब्लॉक का, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें डी ब्लॉक की तो डी ब्लॉक के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। और एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोस्तों एफ ब्लॉक को आधुनिक आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है, जो कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड से शुरू होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही जो आंसर है डी ब्लॉक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर सी राइट। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सोडियम तत्व की, यानी जो सोडियम तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 11 नंबर पर उपस्थित है। तो सोडियम तत्व की जो धनात्मक संयोजकता कितनी है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सोडियम है वो एक धनात्मक संयोजकता रखने वाला तत्व है। तो ये पूछ रहा है कि जो सोडियम है उसकी धनात्मक संयोजकता है कितनी। तो ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पर दिया गया है धनात्मक संयोजकता 2, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता 3, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर धनात्मक संयोजकता 1 और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता 1। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो है संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, दोस्तों अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो बनता है परमाणु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 23 और यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11। यानी परमाणु क्रमांक किसके आधार पर है, प्रोटॉन के आधार पर। अगर प्रोटॉन इसके अंदर 11 है तो ये जो है 12 इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। तो संयोजकता क्या होती है दोस्तों कि कोई भी जो तत्व है अपने पड़ोसी को कितने जो तत्व है उनकी मदद कर सकता है, कितने जो इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। यानी अगर बात करें हम नियोन की, तो नियोन के पास में हम देखते हैं कि 10 जो है प्रोटॉन है और नियोन जो है एक अक्रिय गैस है दोस्तों, किसी के साथ में क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनका जो पहला कोश है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है और दूसरा जो कोश है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करता है। तो दोस्तों अगर जब अंतिम उपकोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो इनको किसी दूसरे के साथ में क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम के पास में तो 11 जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को उधार देना पड़ेगा। यानी दोस्तों अगर 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन उधार देगा, और अगर 4 से ज़्यादा है और 8 से कम है तो वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन उधार ग्रहण करेगा। और अगर इसके जो है अंतिम उपकोष में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी दूसरे के साथ में साझा करेगा। जैसे अगर बात करते हैं कार्बन की, तो उसके अंतिम उपकोष में जो है 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पहली कक्षा के अंदर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है सर्वाधिक साझा करने वाला तत्व है। हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सोडियम तत्व की धनात्मक संयोजकता कितनी होती है। तो ये जो है 11 नंबर पर उपस्थित है और इसके पास में 1 जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इसकी धनात्मक संयोजकता 1 रहेगी। अगर दोस्तों मैग्नीशियम की बात करता तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे और उसकी संयोजकता प्लस के अंदर 2 रहती है।
तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है वो है C+1। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आर्गन गैस का प्रयोग। आर्गन जो गैस है 18वें नंबर पे आती है आवर्त सारणी के अंदर, जो कि एक अक्रिय गैस है। आर्गन गैस का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर किया जाता है, यानी कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर गाड़ियों के अंदर, और ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर, और ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर घरों के अंदर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आर्गन जो गैस है एक अक्रिय गैस है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो या तो होता है बल्ब के अंदर और यह होता है ट्यूबलाइट के अंदर। दोस्तों बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस के अलावा नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, और ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन के अलावा जो है पारे की वाष्प का लेप भी लगा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा रहेगा सी आंसर सही रहेगा, यानी आर्गन गैस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर किया जाता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने के लिए बोले तो नाभिकीय आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त के अंदर बाईं तरफ से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो उसके नाभिक में उपस्थित नाभिकीय आकर्षण बल में प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो है घटेगा, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन जो डी हमारा यहाँ पर है नन है। तो हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल में क्या प्रभाव। तो दोस्तों आवर्त सारणी को देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये तीसरा जो आवर्त है, अगर यहाँ पर मैं बाएं तरफ से अगर दाएं तरफ जाऊंगा, बाएं तरफ से अगर मैं दाएं तरफ जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर है इसके अंदर तो जो है इसका परमाणु द्रव्यमान यानी नाभिकीय आकर्षण बल रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करके, वो यहाँ पर रहेगा हमारा 39 ही रहेगा, यानी थोड़ा सा कम रहेगा। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इस क्रोमियम की, तो दोस्तों ये जो तत्व है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, और इनका जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर आवर्त की, तो आवर्त तो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ पर जो है बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आकर्षण बल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, और यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल में बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण है वो भी बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि ये जो नाभिकीय आकर्षण बल है ये इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर जो है धात्विक गुणों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी धात्विक गुणों में। तो दोस्तों हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकर्षण बल में क्या होगा, आकर्षण बल उसका बढ़ेगा। तो ऑप्शन रहेगा बी हमारा राइट। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या फर्क पड़ेगा। यानी पहले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको समझने की जरूरत है। केवल आवर्त में अगर बाएं से हम दाएं जा रहे हैं तो परमाणु के आकार में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हम बाएं से अगर दाएं की तरफ जाएंगे तो उसके नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो दोस्तों ये जो बाहरी, दोस्तों अगर माने तो हम 3 नंबर अगर आवर्त की बात करते हैं तो 3 नंबर आवर्त के अंदर ये जो बाहरी उपकोष के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इनको अंदर की ओर खींच कर रखेगा, और दोस्तों अगर इनको ये अंदर की ओर खींच कर रख रहा है तो ये जो इसका आकार है वो भी बीच में से जो है पिचका हुआ रहेगा, यानी यहाँ पर जो इसका आकार है वो कम रहेगा। अगर हम बात करें बाएं से दाएं की ओर जाने के लिए तो यहाँ पर जो है परमाणु का आकार है वो घटेगा, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा।
दोस्तों अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो दोस्तों अगर बात करें वर्गों के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आने, यहाँ पर आवाज सारणी से समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करता अगर हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर जो है एक ही इसका जो है सर्किल रहता। बात करता अगर मैं यहाँ पर सातवें आवर्त की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आवर्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। आवर्तों की संख्या इस प्रकार से जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। और दोस्तों बाहरी ये जो उपकोष के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, ये मानता हूँ मैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी संख्या के आधार पर इसके जो है नाभिक की आकर्षण बल में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन ये जो बाहरी उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की आकर्षण से नाभिक से काफ़ी दूर रहेंगे। नाभिक की आकर्षण जो है काफ़ी जो है दूर रहेंगे। तो ये जो नाभिक की आकर्षण बल है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर नहीं रख सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक से दूर जाने की कोशिश करेंगे और दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से त्यागना बहुत आसान होगा, क्योंकि अंदर से कोई बल लग नहीं रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की ओर आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से, हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि अगर वर्गों में हम ऊपर से अगर नीचे की ओर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, अभी हमने देखा था कि ये जो काफ़ी ज़्यादा आवर्त हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचकर नहीं रख पाते हैं, नाभिक की आकर्षण बल वाले अंदर की ओर नहीं खींचकर रख पाते हैं। और ये जो बाहरी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आसानी से अलग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण यहाँ पर बढ़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास ये आपको कैसी लगी है? तो दोस्तों अगर आपकी आज की ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों पास से बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों हमारे चैनल पर हर एक जो है क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से समझाया जाता है और आसानी से जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।